आज के इस क्लास में हम लेकर के आए हैं साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर बीएसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं ऐसे प्रश्नों को एक एक करके। सबसे पहला सवाल जो हमारे स्क्रीन पर आया है कि कौन सा तत्व मानक तापमान और दाब यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर तरल अवस्था में रहता है यानी लिक्विड के फॉर्म में रहता है। यह कौन सा तत्व है? ऑप्शंस में जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन दिए हैं, इनमें से कौन ऐसा तत्व है जो ताप और दाब दोनों पर यानी जो ऐसे समझिए कि कमरे के तापमान पर जो है ये दोनों लिक्विड फॉर्म में रहे, तरल अवस्था में रहे, द्रव अवस्था में रहे, तो वह तत्व है ब्रोमीन। हालांकि ब्रोमीन जो है यह एक अधात्विक तत्व है, नॉन मेटालिक तत्व है जो कि कमरे के तापमान पर जो है यह किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। और जो अगर हम लोग बात करेंगे कि जो धात्विक तत्व जो मेटालिक जो एलिमेंट्स हैं उसमें बात आएगा मरकरी का, जो कमरे के तापमान पर जो है ये तरल अवस्था में रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, सवाल नंबर दूसरा है कि कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें क्रोमोसोम सबसे स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं क्या कहलाती है? तो कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें क्रोमोसोम जो है सबसे स्पष्ट रूप में दिखा देती है वह टेफ्लोज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक ऊर्जा वाली किरण कौन सी होती है? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो सबसे अधिक ऊर्जा वाली किरण है इनमें से जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि गामा किरण जो है वो सबसे अधिक ऊर्जा वाली किरण है। अगर हम लोग बात करें एक्स किरण की, जिसकी खोज जो है रॉन्टगेन के द्वारा किया गया था या रॉन्टजन के द्वारा किया गया था इसकी खोज, और ये जो है अपारदर्शी में भी जो है प्रकाश ऐसा है जो पार कर जाता है, जिस कारण जो है डॉक्टर इसमें टूटी हुई अस्थियों का पता लगाने के लिए अक्सर एक्सरे लिखते हैं। और अगली जो किरण है पराबैंगनी किरण, जो जिसे जो है ओजोन लेयर जो है ये रोक देता है और ये पृथ्वी तक पराबैंगनी किरण नहीं आ पाती है, और जिसके कारण जो है पृथ्वी का टेम्परेचर अनुकूल बना हुआ है और विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उससे भी हम लोग जो है ये बचे रहते हैं। पराबैंगनी किरणों से इसे रोकने का कार्य कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। और ओजोन परत को अगर बात की जाए जो कि ये वायुमंडल की परत में जो ओजोन है उसको सबसे अधिक जो क्षय है वो सीएफसी के द्वारा हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और अगर इस तरह से क्षय होता रहा तो फिर जो है पराबैंगनी किरण का सीधा आगमन धरती पर होगा, और उससे नुकसान ये होगा कि जो है विभिन्न प्रकार की जो रोग हैं वो बढ़ेंगे और ये हम टेम्परेचर भी पृथ्वी का अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि जो जीवाणु बैक्टीरिया है वो किस प्रकार की कोशिका होती है? तो बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है जीवाणु की, वो मुख्य रूप से जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। ऑप्शन इसका जो है बी, चौथा नंबर प्रश्न का बी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सवाल है अगला कि पाँचवा नंबर सवाल है कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाती है? तो जो गैसेज हैं वायुमंडल में यानी वायु जो है हवा, ये गैसों का मिश्रण है, और गैसों के मिश्रण में जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन है, जो कि 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की अधिकता कितनी है? 78% तक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है जो 21% ऑक्सीजन पाई जाते हैं, और तीसरे नंबर पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% जो है मात्रा में पाए जाते हैं। बचे हुए 0.97 जो बचे हुए 0.97 है, इसी में अन्य जितने भी गैस है वो सभी इसी मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी जो है सबसे अधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं जिसे प्राणवायु के नाम से जानते हैं, जो हम लोग श्वसन में लेते हैं, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारे स्क्रीन पर छठा कि प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है यह क्यों हो पाती है? तो प्रकाश की जो तीन प्रमुख घटनाएं हैं, एक तो है परावर्तन जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, दूसरा है अपवर्तन जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और तीसरा है स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन। तो परावर्तन का जो ये है
कि प्रकाश की किरण जो है किसी सतह से टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो वह परावर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसे जो है उसको जो है रिफ्लेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो अपवर्तन है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो फिर वो अपने अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर मुड़ती है, तो ये घटना जो है ये प्रकीर्णन के अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। और तीसरी जो घटना है प्रकीर्णन, कि प्रकाश के कण जो है वो वायुमंडल में स्थिर छोटे छोटे ये कणों से टकरा करके जो विभिन्न दिशाओं में फैलते हैं उसको जो है प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी 6ठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर के रूप में क्या जाना जाएगा? ऑप्शन बी जाना जाएगा कि प्रकाश की किरण जो है किसी छोटे छोटे कणों से टकरा करके और विभिन्न दिशाओं में जो फैल जाते हैं, यह घटना जो है प्रकीर्णन के नाम से जानी जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां है हमारे स्क्रीन पर कि सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है? मजबूत अम्ल का अर्थ यह है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सभी प्रबल अम्ल या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में ही जाना जाता है। लेकिन इसमें ऑप्शन जो हमारे पास दिए हैं इनमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग की बात अगर हम लोग करेंगे तो वो फ्लोरिक एसिड है जो HClO4 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगर हम लोग बात करें अम्ल की, तो अम्ल के बारे में जानिए कि अम्ल जो है वो नीला लिटमस को लाल करता है, लाल लिटमस को नीला करेगा। और अम्ल जो है इसका pH मान 0 से 6.9 के बीच होगा, यानी 7 से कम होगा। और जो है इसका ये जितना pH कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। यानी अगर pH 3 है और pH 6 है तो pH 3 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा और pH 6 जो है वो वीक एसिड के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये अम्ल के बारे में है। और इसी के विपरीत भस्म होता है जिसको क्षार के नाम से जानते हैं, जिसका pH मान 7.1 से लेकर के 14 तक रहता है। और इसमें जितना ज़्यादा pH होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में वह स्ट्रॉन्ग क्षार के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है कि कोई वस्तु प्रकाश की गति से क्यों नहीं चल सकती है? तो अगर प्रकाश की जो गति है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, प्रकाश की कितनी गति है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है प्रकाश चलती है। अब इस स्पीड से कोई वस्तु इसलिए नहीं चल पाएगी क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान जो है अनंत होना चाहिए। अगर वस्तु इस स्पीड से चलती है तो उसके द्रव्यमान का जो है मतलब इस द्रव्यमान की कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है कि इस स्पीड से चले, चूँकि वस्तु की स्पीड जो उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। अगर वस्तु हल्की वस्तु है तो वो उतनी स्पीड जा ही नहीं सकती है। अर्थात 8वां का जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। यही कारण है कि कोई भी वस्तु प्रकाश की चाल से गमन नहीं कर सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि मानव के रक्त में RBC का जीवन काल कितना होता है? यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है इसका जो जीवन काल है, उम्र है, वो कितने दिनों का होता है? तो RBC का जो जीवन काल है, यानी हिंदी में इसे लाल रक्त कणिकाएँ के नाम से जानते हैं, इसका जो जीवन काल है वो 120 दिनों का है। कितने दिनों का है? 120। यानी ऑप्शंस जो है सी यहाँ सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि चालक की तुलना में, यानी कंडक्टर जिसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, चालक की तुलना में सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक जो है तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कैसे बदलता है? तो अगर हम लोग बात करें कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक, जिसका उदाहरण सिलिकॉन जिसकी परमाणु संख्या 14 है और जर्मेनियम है जिसकी परमाणु संख्या 32 है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक है, यानी ये ऐसे तत्व हैं जो कमरे के ताप पर तो कुचालक की तरह यानी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तापमान बढ़ाया जाता है, तो इनका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध घट जाता है। और प्रतिरोध घट जाता है तो यह फिर वहाँ पर कंडक्टर की तरह काम करने लगते हैं, यानी चालक की तरह काम करने लगते हैं। तो बात यहाँ पर प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि चालक के तुलना में अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? तो अर्धचालक का जब तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा और
प्रतिरोध घटेगा तो उससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह शुरू होगा। ऑप्शन बी यहाँ 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल इससे पहले हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि अब तक हमने 10 सवालों को किया है, आगे भी हम करेंगे, आप अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ जो है आप बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है कि ओजोन छिद्र जो ओजोन होल है ये बनने का मुख्य कारण क्या है। तो अभी हम पीछे कहे हैं कि ओजोन जो परत है जिससे जो अल्ट्रावायलेट रे है यानी पराबैंगनी किरणें हैं उसको ओजोन लेयर जो है रोक देता है, हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। और उसमें जो होल बनने का कारण है वह है कि CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन जो है अधिक मात्रा में हो रहा है, जिस कारण जो है ओजोन छिद्र बनने का ये मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उपकरण का उपयोग ध्वनि तरंग की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि सबसे पहले जानिए कि ध्वनि जो है यह माध्यम में ही गमन करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता है। ऐसे अगर माध्यम नहीं हो तो, जैसे वैक्यूम हो तो, जैसे सूरज की प्रकाश जो है जब सूरज से चलती है तो पृथ्वी तक पहुंचने में बहुत सारे जगहों पर उन्हें वैक्यूम मिलता है जहां पर कोई भी माध्यम नहीं होता, हवा भी नहीं होता है, फिर भी वो गमन करते हुए पहुंचता है। लेकिन ध्वनि के लिए ऐसा नहीं है। ध्वनि के लिए क्या है कि ध्वनि किसी न किसी माध्यम से होकर ही चलेगा और ये अलग अलग माध्यम में इसका स्पीड अलग अलग होगा। ठोस माध्यम में इसका स्पीड सबसे अधिक होगा, द्रव में उससे कम होगा और गैस में सबसे कम होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो इसकी ये तीव्रता को मापते हैं वो डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। और मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है, उससे कम या उससे अधिक आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन पाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि कौन सा पदार्थ जो है आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दर्पण है हमारे पास अवतल, उत्तल, समतल, तो ये तीनों दर्पण जो है अवतल, उत्तल और समतल, सॉरी अवतल दो जगह है, तो अवतल, उत्तल और समतल ये तीनों दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जिसमें समतल और उत्तल एक ऐसा दर्पण है जो सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, वो कभी रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। वो हमेशा दोनों जो है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। अब बात है कि वस्तु से बड़ा कहा जा रहा है, तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अब चूंकि बड़ा पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। अब कब कंडीशन में बनेगा तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो है ये अवतल दर्पण के सामने अगर फोकस और ये ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु है तो उसका इमेज जो है वो दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। यह सिर्फ केवल एक कंडीशन में बनता है, बाकी सारे कंडीशन में अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक में होता है। तो कोशिका में जो ऊर्जा का उत्पादन है यह मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन की क्रिया जो पूर्ण होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ऑप्शन यहाँ बी सबसे करेक्ट आंसर है कि कोशिका का ऊर्जा गृह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है राइबोसोम में? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लाइसोसोम को जो है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल यानी कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न बनते हैं, आपसे छूटना नहीं चाहिए, ताकि हम एक प्रश्न में आपको इस प्रकार से कवर कराएंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो वो एग्जाम में आपसे नहीं छूटेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर कीजिए। सवाल है अगला कि मनुष्य के शरीर का तापक्रम नियंत्रित किनके करने वाला केंद्र कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर का जो तापक्रम नियंत्रण करने वाला केंद्र है वह है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे सही उत्तर है 15वां नंबर प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि पृथ्वी का
चुंबकीय क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है यह किस कारण से उत्पन्न होता है? सूर्य से आने वाली किरण से होता है, या पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उससे होता है, या फिर पृथ्वी के सतह पर कोई चुंबक है इसके वजह से होता है, या बाहरी कोर में विद्युत धारा की वजह से? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर है कि बाहरी परत में, बाहरी कोर में विद्युत धारा की वजह से जो है पृथ्वी के में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। सवाल है कि क्रिप्टन और नियन किस प्रकार के गैसें हैं? तो क्रिप्टन और नियन ये जो दोनों गैसें हैं यह मुख्य रूप से जो है नोबल गैस है, अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस है। और क्रिप्टन और ये नियन ही नहीं बल्कि हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है। ये सारे जो है किस प्रकार के गैस है? निष्क्रिय गैस है। इन सारे गैस को, ये सारे ऐसे तत्व हैं जिनके बाहरी कक्षा में केवल 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और हीलियम को छोड़ करके, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाकी ये सारे ऐसे तत्व हैं जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये सारे ऐसे तत्व हैं जो कभी किसी भी प्रकार के ये में अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। ये सारे निष्क्रिय गैस है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। याद रखिएगा कौन कौन है? हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है। ये सारे गैसेज हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 18 कि कौन सा पदार्थ प्रकाश में को सबसे अधिक अपवर्तित करता है, यानी सबसे अधिक रिफ्लेक्शन किस में होता है? तो सबसे अधिक रिफ्लेक्शन उस मीडियम में होगा जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर जो माध्यम सबसे अधिक घना होगा, तो जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है वो है हीरा, डायमंड। और हीरा सबसे कठोर पदार्थ है इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42 ये अपवर्तनांक है हीरा का। तो इसका अपवर्तनांक अधिक होने के कारण इसमें अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि हीरा में अपवर्तन सबसे ज़्यादा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने पर उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो आवृत्ति बढ़ाने पर तरंगदैर्घ्य घटता है। इसका याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वह है ऑक्सीजन। लगभग 65% जो है मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। वो ऑक्सीजन जो है हम लोग सांस के रूप में हमारे पास मौजूद होता है, पानी के रूप में हमारे पास शरीर में मौजूद होता है। तो सबसे अधिक जो है हमारे शरीर में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हम आपके लिए कवर किए हैं जो आपके परीक्षा में सबसे अधिक आपको फ़ायदा दिलाएंगे। आइए अगले सेट में के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला सेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।